So hello my dear students, good evening, good morning and कुछ के लिए गुड नाइट हो रही होगी हैं? लेट नाइट वीडियोस, लेट नाइट पढ़ाई, क्या बात है। तो बच्चों स्वागत नहीं करोगे हमारा हैं? पार्ट 3 में स्टेट्स ऑफ मैटर में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री का सागर विद मी सागर वर्जातिया। तो यहां पे मैं आपको 2 पार्ट्स पढ़ा चुका हूं रिलेटेड टू स्टेट्स ऑफ मैटर, इजंट इट। पहला था बॉयल्स लॉ से रिलेटेड, दूसरा था चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ और उस पर बेस कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आपको थोड़ा सा रूबरू करा दिया जाए। एन अवस्थी जो कि बालाजी की काफी अच्छी बुक है, तो उसमें से मैंने कुछ सिलेक्टेड 15 क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूं बेस्ड ऑन दैट 2 वीडियोस व्हिच यू हैव ऑलरेडी सीन। और अगर नहीं देखी तब भी आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोशिश यही रहेगी एक आपको ओवरव्यू देना ऑन द क्वेश्चन बेस्ड ऑन गैसियस लॉज। देखो बच्चों, न्यूमेरिकल्स और कंसेप्ट्स की वीडियोस मैं अलग अलग इसलिए बना रहा हूं ताकि यू गेट अ क्लियर विजन, और साथ में टॉपिक वाइज बना रहा हूं। ये नहीं कि भैया इसी के अंदर हमने डेल्टन्स लॉ डाल दिया, इसी के अंदर हमने ग्राम्स लॉ डाल दिया, इसी के अंदर हमने वैन डर वाल डाल दिया। ना ना, सबके अलग अलग पार्ट बनते रहेंगे। आई होप यू विल लाइक इट, यू विल शेयर इट एंड यू विल सब्सक्राइब इट, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन है, which of the following curve does not represents the Boyle's law? चलिए, अच्छा वीडियो पॉज करते रहेंगे और इसका जवाब आप लोग अपनी नोटबुक में बनाते रहेंगे। और भैया आंसर जरूर देख लेना, चेक कर लेना, ये ना हो कि तुक्का मार रहे हो और तुम सही करते जा रहे हो। तो भाई इसका आंसर है which of the following curve does not represents the Boyle law? नॉट बॉयल्स लॉ के हिसाब से PV इज इक्वल टू K होता था। दोनों तरफ अगर लॉग ले लें तो log P प्लस log V इज इक्वल टू log K, or else we can also say that log P is equal to minus log V plus log K। भाई log V को उस साइड ले गए। अच्छा बच्चों, अगर आपको पता हो, ये चीज मैंने यहाँ पे सिखाई भी थी आपको कि माइनस लॉग ए अगर कहीं पे लिखा होता है तो अगर माइनस साइन लॉग के अंदर चला जाए तो लॉग 1/a हो जाता है। तो लॉग p इज इक्वल टू लॉग 1/v प्लस लॉग k, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा ए ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि देखो p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इज द बॉयल्स लॉ। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व बनेगा ही बनेगा, यानी कि अगर प्रेशर डिक्रीज है तो वॉल्यूम इंक्रीज है, वॉल्यूम डिक्रीज है तो प्रेशर इंक्रीज है, एंड वाइस वर्सा। कमिंग ऑन टू द बी ऑप्शन, बी ऑप्शन को बेटा log p वर्सेस log v इनवर्स, यानी कि ये रहा बेटा, ये देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करिए, y इज इक्वल टू mx प्लस c। There is the intercept which you get is of log k, तो ये रहा बेटा आपका वो इंटरसेप्ट log k, और log p वर्सेस log 1/v में स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। सो यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें कोई बुराई नहीं है। सी ऑप्शन की बात करें, log p वर्सेस log इनवर्स, अरे ये क्या धोखा हो रहा है ना। अभी तो हम पढ़कर आ रहे हैं कि स्लोप अगर पॉजिटिव है तो सीधी लाइन जाती है, ये तो नेगेटिव स्लोप का, ये नेगेटिव स्लोप का सिग्निफिकेंस है या सिंबलाइजेशन है, तो ये गलत है। और हमें वही कर्व तो बताना है जो डज नॉट रिप्रेजेंट द बॉयल लॉ। तो मैं ग्रीन कलर पेन से आपको बता दूं कि आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर है। डी ऑप्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं कि पीवी वर्सेस वी का जो ग्राफ होगा वो क्या ऐसा होगा। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि पीवी का जो प्रोडक्ट है वो के बराबर है, यानी कि कांस्टेंट। अब अगर पीवी का कर्व आप चाहे पी के अगेंस्ट बनाए चाहे वी के अगेंस्ट बनाए, दैट हार्डली मैटर्स, वो स्ट्रेट लाइन ही आएगी। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग इट? Hit it, hit like then, like करिए बच्चों। So moving on to the next question, it says a certain sample of gas has a volume of 0.2 liter. ठीक है, आप वीडियो पॉज करके बेटा ट्राई करिएगा। Measured at 1 atmospheric pressure and 0 degree Celsius,
एट द सेम प्रेशर। अरे भैया प्रेशर कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, वॉल्यूम का चेंज मांग रहा है और टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बाद माने तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और ये किसके हिसाब से होता है, चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ के हिसाब से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत इजी है। सो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। अब मैं ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं, इतना इजी है, यूनिवर्सिटी में थर्ड क्वेश्चन है, क्यों करवा रहा हूं, सिर्फ एक बात ध्यान रखवाने के लिए कि जब हम लोग V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 करते हैं तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेंगे। जी हाँ, डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को हमेशा प्लस 273 कर देना भैया, केल्विन में लिख लेना, ठीक है, ये जरूर याद रखना, क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ गैस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस इन केल्विन। इफ यू वांट अ फर्दर डिटेल्स ऑन इट दैट हाउ इट कम्स, गो टू द प्रीवियस वीडियो, दैट मींस द पार्ट 2 स्टेट्स ऑफ मैटर केमिस्ट्री का सागर। वहां मैं आपको यहाँ पे संबंधित सारी बातें समझा रहा हूंगा और इसको प्रूफ भी किया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T कैसे आया। फिलहाल 0.2 आपका V1 है, 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, 273 केल्विन, ये T1 है। और V2 की अगर हम बात करें तो वो X मान लेते हैं क्योंकि हमको वही चीज निकालनी है, और 273 डिग्री सेल्सियस, तो 273 प्लस 273, तो ये आ जाएगा 546। बस क्रॉस मल्टीप्लाई का खेल खेलना है और आपको x यानी कि V2 की वैल्यू निकल आएगी। एंड एज आई हैव कैलकुलेटेड इट कम्स आउट टू बी 0.4 लीटर्स। सो द करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस इज A। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट करेक्ट कर्व फॉर द गे-लुसेक लॉस। पहले तो ये बताओ कि गे-लुसेक लॉ क्या होता था, कम ऑन फास्ट फास्ट फास्ट, अपने दिमाग में सोचो यार, इन द सेंस बताने का मतलब ये है अपने दिमाग के अंदर सोचिए कि गे-लुसेक लॉ क्या था। गे-लुसेक लॉ में कहता था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, पक्का। तो अगर हम लोग इसको ऐसा लिखना चाहें तो कोई भाई बुराई तो नहीं है, और अगर हम दोनों तरफ लॉग लेना चाहें तो log P इज इक्वल टू log T प्लस log K, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब y इज इक्वल टू mx प्लस c से अगर इसको कंपेयर करते हैं बच्चों, तो log P वर्सेस log T का जो स्लोप आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है विद द इंटरसेप्ट ऑफ log K। इट मींस व्हाट आई मीन टू ट्राई टू से इज दैट A इज द करेक्ट ऑप्शन, बट वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। नाउ कमिंग ऑन टू द B ऑप्शन, P वर्सेस T, तो P वर्सेस T भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी सही है। C ऑप्शन P बाय T, तो भैया देखो P1 अपॉन T1 या P अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है यहां से, तो बट ऑब्वियस की बात है कि इस तरह की ही स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि ये किसी भी टेम्परेचर पे जाओगे तो P बाय T की वैल्यू आपको सेम दिखाई दे रही है। ये भी कर्व सही है, यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो D है, क्योंकि P बाई T वर्सेस T ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली बात कर रहा है, हो ही नहीं सकता भैया। तो C और D में C सही है, D गलत है, और इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन D होगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट चाहिए था। I hope you have got this concept related to the graph of Gay-Lussac law. Now coming on to the next question. It's given over there that 3 flasks of equal volumes contain CH4, CO2 and Cl2 gases respectively. They will contain equal number of molecules if, okay, वो कह रहा है 3 फ्लास्क हैं इक्वल वॉल्यूम के, एक के अंदर CH4 है, एक के अंदर CO2 है, एक के अंदर Cl2 है, इनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर तभी होगा जब 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 अरे यार ये तो बहुत ही आसान है, वॉल्यूम सबकी इक्वल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे के बराबर होना चाह रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ तभी हो सकते हैं जब आपका PV इज इक्वल टू nRT के हिसाब से, अगर बच्चों आप
आप प्रेशर को कांस्टेंट ले लें, टी को कांस्टेंट ले लें, आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है। तो देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आर है, या वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स कह लो, या वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह लो, बात एक ही है। तो एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, एवोगैड्रोस लॉ के हिसाब से 9th क्वेश्चन सी ऑप्शन होगा। तो कभी कभार बच्चों, अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला, कभी कभार इस तरह के क्वेश्चन रिलेटेड टू दी लॉज, कितना आसान है। अब बच्चा इसमें ढूंढता रहेगा कंसेप्ट, किया ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। अरे यार सीधी सीधी अगर लाइन रटी है आपने या याद रखी है आपने एवोगैड्रोस लॉ पर, तो आप सीधा ऑप्शन सी मार्क करेंगे। So it's an easy question. Now moving to the next question, it says a 2.24 liter cylinder of oxygen at 1 atmosphere and 273 Kelvin. So आप ऐसा करिए, फटाफट लिखते रहिए कि V1 आपका 2.24 लीटर हो गया, P1 आपका 1 ATM हो गया, T1 आपका 273 केल्विन हो गया, is found to develop a leakage, है ना? When the leakage was plugged, the pressure dropped to 570 mm of Hg. So here comes 570 mm. तो बेटा हम ऐसा कर लें, सबसे पहली बात तो 570 को ATM में कन्वर्ट कर लें। तो 570 अपॉन 760, कभी भी mm को ATM में कन्वर्ट करना है अपॉन 760, तो इट विल नियर अबाउट कम्स टू बी 0.75 ATM, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ओके, तो भैया यहां पे अगर आप एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम 2.24 लीटर है, उसमें अगर कहीं लीकेज हो रहा है, तो यार उस कंटेनर का तो वॉल्यूम कहीं नहीं बदल रहा ना, उस कंटेनर का तो वॉल्यूम कहीं नहीं बदल रहा, वॉल्यूम इज रिमेनिंग कांस्टेंट। तो आपका V2 भी 2.24 ही लीटर है। टेम्परेचर की यहां पे कोई बात नहीं कर रहा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, कुछ भी बात नहीं कर रहा, यानी कि टेम्परेचर भी वही का वही है। सो व्हाट आई मीन टू से, ऑन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, आपको कौन सा लॉ मिलता है बताइए सोचकर। तो सीधा सीधा मुद्दा है यार, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में अगर तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स और तुम्हारा प्रेशर ये चेंज हो रहा है, तो ये गेलुसैक लॉ है, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर की चेंज होने की बात नहीं कर रहा। तो अकॉर्डिंग टू द गेलुसैक लॉ व्हाट वी कैन राइट इज P1 upon N1 is equal to P2 upon N2. So we need to find the number of gaseous moles that has been escaped. We know P1 is 1 ATM. And what about the N1? क्या सर हमें N1 मालूम है? नहीं। तो N1 कैसे आएगा? मास अपॉन मोलर मास। क्या आपको मास कहीं पे गिवन है? नहीं गिवन है, हमें तो बस 2.24 लीटर सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन मालूम है। तो भाई अगर आपको वॉल्यूम पता है तो आप बड़े आसान से इस गिवन वॉल्यूम को 22.4 जो STP पे है उससे डिवाइड कर सकते हैं, एंड यू कैन इजीली गेट 0.1 एज दी नंबर ऑफ मोल्स जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट थे। तो आपकी N1 की वैल्यू कैसे आई? मैंने 2.24 लीटर को 22.4 लीटर से डिवाइड कर दिया। 22.4 लीटर इज द वॉल्यूम एट STP, ठीक है। सो गिवन वॉल्यूम अपॉन द वॉल्यूम एट STP विल गिव्स यू द नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज इन दिस केस 0.1। तो P1 अपॉन N1 इज इक्वल टू P2, P2 इज 0.75 अपॉन में N2 जो हमें निकालना है। तो लियो यार ये तो बड़ा इजी है, 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.1, सो 0.0075, यानी कि तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी। हेलो, समझ में आ रही है बात? पक्का तुम लोग कर रहे हो ना? ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। ओके एवरीवन, please focus over here and just try to solve this particular question. It's a very easy. Which of the following curve is correct for an ideal gas? तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है आइडियल गैस PV is equal to nRT होता है कि नहीं होता? होता है। तो भैया जरा सारे ऑप्शन चेक करो। P वर्सेस वॉल्यूम इन दोनों के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये कर्व गलत है।
P वर्सेस T, तो P वर्सेस T के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कर्व होता है, तो ये गलत है। P वर्सेस N, तो P वर्सेस N के बीच में देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Yes, C इज द ऑप्शन। कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, V वर्सेस 1/T, तो V वर्सेस 1/T, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि गलत, V और T के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ना कि 1 वर्सेस T के बीच में। सिंपल था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करें। तो देख रहे हो कि आप लोग ग्राफ्स वाले क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं ना। इन द इक्वेशन ऑफ द स्टेट P इक्वल टू nRT द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अरे भैया ये सबकी दुखती रग है, समझ ही नहीं पाता बच्चा कि गैस कांस्टेंट की वैल्यू सर कब कहां कैसे क्यों लें। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि most of the time the R value has to be given to you, whether it's boards, whether it is related to JEE NEET. But then too you should know that which value of gas constant is required in the particular question of the physical chemistry, because physical chemistry में जितने भी चैप्टर हैं कहीं ना कहीं गैस कांस्टेंट का इस्तेमाल होगा, और जब गैस कांस्टेंट का इस्तेमाल होगा तो आपको पता होना चाहिए कि इस यूनिट के साथ ये वैल्यू होनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट, कि जैसे कभी आपका क्वेश्चन जूल, केल्विन, मोल इन सब में डील कर रहा है तो 8.314, अगर लीटर एटमॉस्फेयर में है तो 0.0821, अगर कैलोरी, मोल और केल्विन में है तो 2, अगर बार लीटर में है तो 0.08314 होती है ना। तो बेटा इसमें जो सही ऑप्शन, अच्छा हम लोग को नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल ये सही है। 0.0821 एटीएम लीटर ये भी सही है। 0. हाँ ये गलत है, ये 0.08314 होनी चाहिए थी, है ना। तो ये वैल्यू, ये जो सी ऑप्शन है ये आपका आंसर है, बाकी ये भी सही है। 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन ये भी सही है। सो द इनकरेक्ट इज सी। So moving on to the next question, it says that if densities of two gases are in the ratio 1:2, densities दी हैं, ठीक है, and their temperatures are in the ratio 2:1, then the ratio of their respective molar mass at a certain pressure is, तो भाई प्रेशर कांस्टेंट है आपका, मोलर मास का रेशियो निकालना है, टेम्परेचर और डेंसिटी के रेशियो दिए हैं, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कौन सा? डेंसिटी इज इक्वल टू PM अपॉन RT। इसमें हमें R से कोई लेना देना नहीं, P से कोई लेना देना नहीं, तो यानी कि डेंसिटी 1 अपॉन डेंसिटी 2 इज इक्वल टू M1 अपॉन T1, M2 और ऊपर की तरफ T2। बच्चों हम लोगों को चाहिए M1 अपॉन M2 का रेशियो। M1 अपॉन M2 के रेशियो का फॉर्मूला यहां से निकल कर आएगा ρ1 अपॉन ρ2, मतलब डेंसिटी 1 अपॉन डेंसिटी 2 मल्टीप्लाई बाय T1 अपॉन T2। डेंसिटीज का रेशियो 1/2 गिवन है, टेम्परेचर्स का रेशियो 2:1 गिवन है। ये लो भाई सीधा सीधा क्वेश्चन है, आंसर आ गया 1:1। So for this respective question, the answer is A. Moving on to the next question, V versus T curves at constant pressure। तो बेटा भाई देखो V is directly proportional to temperature, अभी हम लोग देख कर आ रहे हैं चार्ल्स लॉ में लागू होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे इन लोगों ने इस तरह से 2 कर्व्स बनाकर दे दिए हैं, ठीक है, थोड़ा सही से बना लेते हैं एक बार। चार्ल्स लॉ के लिए वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का कर्व है, आपको दिया हुआ है, और अब आपसे वो पूछ क्या रहा है, ये मायने रखता है कि विच वन इज करेक्ट, P1 इज ग्रेटर देन P2 या P2 इज ग्रेटर देन P1। तो देखो इस तरह का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको अपने लेक्चर्स में समझाया हुआ है, आइए एक बार देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस कांस्टेंट वॉल्यूम के रिगार्डिंग यहाँ पर जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर T1 मान लेते हैं, यहां पे टेम्परेचर T2 मान लेते हैं। अब देखो बच्चों PV इज इक्वल टू nRT जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसके हिसाब से P और T के बीच में डायरेक्टली रिलेशनशिप है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तुम्हें साफ साफ दिख रहा है मैग्नीट्यूड के टर्म्स में यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है जब हम T1 से T2 की तरफ जा रहे हैं,
So it is clearly mentioned, yeah, it can be clearly seen that T2 is greater than T1, and if T2 is greater than T1, it is but obvious that P2 is always greater than P1. So for this particular question the correct option is B. ठीक है, समझ में आ गया सबको? पक्का? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. नेक्स्ट, a certain amount of gas at 25 degrees Celsius at a pressure of 0.8 atmosphere is kept in a glass vessel. Suppose that the vessel can withstand a pressure of 2 atm. How high can you raise the temperature of the gas without bursting the vessel? Okay, so here we go. What we have given is the volume. No, sorry, it's given that T1 is 25 plus 273 कितना हुआ? 298 Kelvin. प्रेशर कितना गिवन है? 0.8. और प्रेशर जो वो विद स्टैंड कर सकता है दैट इज दी 2 atm, और जो टेम्परेचर आपको निकालना है सिंपल, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT के हिसाब से P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ रहा है. तो क्वेश्चन आपका खत्म हो गया. P1 T1 P2 T2. तो T2 की वैल्यू यहां से आएगी 298 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 0.8. तो जब आप इसे बच्चों कैलकुलेट करोगे तो जो आंसर आएगा वो केल्विन में आएगा. तो आपको ध्यान रखना है आपका आंसर डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए. तो जब आप कैलकुलेट करेंगे -273 डिग्री सेल्सियस करके, सो यू विल फाइंड बी एज द करेक्ट ऑप्शन. बच्चों इसमें एक बात ध्यान रखना, कैलकुलेशन करते हुए जल्दबाजी में ये क्वेश्चन क्यों करवाया? जल्दबाजी में बच्चा जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ना तो 745 आ जाएगा, तो तुरंत बच्चा ये मार्क कर देता है ए ऑप्शन. अब ये तो बड़ा इजी था, T2 निकाल लिया, आंसर आ गया. तो इसमें जो खेल खेला इन लोगों ने, इन्होंने आंसर डिग्री सेल्सियस में दिया है. तुमने जो निकाला 745 वो केल्विन में निकाला है. तो पहले 745 में 273 को घटाएंगे तब आपका बी ऑप्शन सही आएगा. इस बात का आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कह रहा है अ सर्टेन हाइड्रेट हैज द फॉर्मूला MgSO4.XH2O. A quantity of 54.2 gram of the compound is heated in an oven. मतलब जो ये तुम्हारा MgSO4.XH2O जो ये कंपाउंड है, इसको इन लोगों ने कहाँ पे हीट कर दिया है, जिसकी वजह से पानी निकल चुका है. टू ड्राइव ऑफ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना MgSO4.XH2O. हीट किया तो कह रहा है वाटर जो है .XH2O वो उड़ गया, ठीक है. इफ द स्टीम जनरेटेड एक्सर्ट्स अ प्रेशर. अब जब भाई पानी जब उड़ेगा तो भाप के रूप में उड़ेगा, तो वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है 24.8 atm का. तो ये बात नोट करने वाली है बेटा, है ना. क्या? सबसे पहले तो मास ऑफ कंपाउंड नोट करो. अच्छा, ये मास ऑफ कंपाउंड में कुछ तो पानी का भी होगा, तो 54.2 x ग्राम हो गया. x क्या है? ये .XH2O था ना, तो इसमें x ग्राम हमने पानी को भी इंक्लूड किया है. प्रेशर एक्सर्ट जितना वो कर रहा है दैट इज 24.8 atm. वॉल्यूम कितनी है? 2 लीटर. टेम्परेचर कितना है? 273 प्लस 120 यानी कि 393 केल्विन. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, मतलब कितने मोल वाटर मॉलिक्यूल लिए जा रहे हैं. ओके, so here we go for this particular question. What you need to do is just apply the formula PV is equal to nRT. ठीक है. अब प्रेशर 24.8 दिया है, वॉल्यूम 2 दी है, R ये लीटर एटमॉस्फेयर में R की वैल्यू आपने सीख ली है 0.0821 होती है. टेम्परेचर आपको 393 केल्विन दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में मत लिख देना भैया. इज इक्वल टू n. अब यहां पर n को हम लोग गिवन मास अपॉन मोलर मास लिख सकते हैं.
अब अगर गिवन मास हमारा क्वेश्चन में कितना है 54.2x ग्राम में, और मॉलिक्यूलर मास तो बेटा जो ये तुम्हारा MgSO4.xH2O है, mg का होता है तुम्हारा 24 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16, तो 24 प्लस 32 प्लस 64, ये कितना हो गया 4 4 8 10 6 9 2 11 120 आ गया। वाटर का 18x, तो टोटल मॉलिक्यूलर मास हो गया 120 MgSO4 का प्लस वाटर का 18x। अब इन दो चीजों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी x की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो 6.8 करके कुछ आएगी। सो नियर अबाउट यू कैन से अराउंड 7। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है 7, डी पार्ट। तो ये जो x की वैल्यू थी, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था या जो हाइड्रेटेड प्रोडक्ट था, वो 0.7 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। So the next question says the air entering the lungs ends up in the tiny sacs called alveoli. From the alveoli, the oxygen diffuses into the blood. So this is the main function of the alveoli while you take up the oxygen. Okay, the average radius of alveoli. Alveoli is basically a cup-shaped structure. So you can relate its volume with the sphere 4 by 3 pi r cube. ठीक है, आपको r की वैल्यू दी हुई है, इसका तो पाई का तो पता है 22.7, 0.005 का होल क्यूब। Now I have measured this value in liters. If it will come around 5.23 into 10 to the power minus 10 लीटर। आप जब कैलकुलेट करेंगे मिलीलीटर में आएगी, फिर उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। And the air inside contains 14% of the oxygen. Assuming that the pressure in the alveoli is this, pressure आपको given है 1 atm, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि 310 केल्विन। यू नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ग्रेट, तो बेसिकली द नंबर ऑफ मोल्स इज बेसिकली इक्वल टू 14%, क्योंकि देखो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या दिया है, एक बार जरा लाइन पढ़िएगा, एयर इनसाइड कंटेन्स 14% ऑक्सीजन। तो जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो दैट शुड बी 14% ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर। तो 14 by 100 इंटू PV अपॉन RT, 14 अपॉन 100 इंटू P1 है, वॉल्यूम 5.23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 है, अपॉन R 0.0821 इंटू T 310 है। ऐसा करने पर आपके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, किसके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे बेटा, ऑक्सीजन के। लेकिन हमको निकालने हैं मॉलिक्यूल्स, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी रहेगी, लेकिन आपका आंसर जब आप निकालेंगे इट कम्स आउट टू बी दी डी पार्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर वी गो, इट्स अ इजी क्वेश्चन रिलेटेड टू डेंसिटी। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ द गैस A इज ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ द गैस B. The molecular weight of the gas B is twice the molecular weight of the gas A. The ratio of the pressure, तो भाई डेंसिटी इज इक्वल टू PM अपॉन RT होता है, दोनों को डिवाइड कर दें यानी कि DA बाई DB इज इक्वल टू PA/MA अपॉन PB/MB। RT कट गया, कांस्टेंट है। अब DA अपॉन DB का जो रेशियो दिया है वो 2:1 दिया है। PA अपॉन PB का रेशियो आपको निकालना है। MA अपॉन MB का जो रेशियो है वो कितना गिवन है भाई, MB इज इक्वल टू 2 टाइम्स MA यानी कि 1/2। तो आपका PA बाय PB क्या आ जाएगा, 4:1। तो द ऑप्शन इज सी। इजी था, रेशियो गिवन थे, फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस इस तरह से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स हियर,
Two inflated balloons 1 and 2 having the volume 600 ml and 1500 ml. अच्छा, ये आप सामने डायग्राम देख ही पा रहे होंगे, इसका वॉल्यूम 600 है अंदर वाले का, बाहर वाले का 1500 है. इफ द मैक एट 300 केल्विन, और उसके बाद कह रहा है इफ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ इनर एंड द आउटर आर 800 and 1800, then find the balloon which will burst first on the gradual heating. ओके, तो ऐसा करते हैं, सपोज कर लेते हैं, सपोज इनर बैलून पहले फट रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम चार्ल्स लॉ, देखो वॉल्यूम और टेम्परेचर पे ही चेंज आ रहा है, तो हम ये चार्ल्स लॉ को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं. V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2. V1 क्या लेंगे 600 ml, T1 क्या लेंगे 300 केल्विन, जो हमें इनिशियल कंडीशंस में बात कही जा रही है. V2 क्या ले सकते हैं भैया 1500 मत लेना, हमें इनर को आउटर से कंपेयर नहीं करना है, हमको इनर को उसकी मैक्सिमम इनर वैल्यूम से ही कंपेयर करना है. तो अपॉन 800/x, इसको जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको लगभग 400 केल्विन मिलेगा. ये गया, ये गया, 3 से 2 गया, फिर 2 से ये 400 केल्विन आ गया. इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आउटर बैलून के लिए निकाल सकते हैं. मानकर चल रहे हैं कि आउटर बैलून फट रहा है, ब्लास्ट हो रहा है, तो कितने टेम्परेचर पे ब्लास्ट होगा, आइए निकाल लें. V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2. ठीक, अब इसके लिए V1 क्या लेंगे यार 1500 अपॉन T1 300 केल्विन, V2 क्या लेंगे 1800 ml मैक्सिमम, T2x. चलिए इसको जरा फाइंड कर लें, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, ये 3 5 हुआ, और यहाँ पे 1800/5 करेंगे तो 360 केल्विन आएगा. तो कम टेम्परेचर किसका है, 400 केल्विन कम है कि 360 केल्विन कम है. मतलब जब तुम इन दो बैलून्स को हीट कर रहे होगे तो सबसे पहले 360 केल्विन पे पहुंचोगे ना, यानी कि आउटर बैलून तुम्हारा पहले फटेगा. यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो बी है. ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा. आई हैव गिवन यू द ओवरव्यू ऑफ द एन अवस्थी क्वेश्चंस, और ये शायद जो लास्ट क्वेश्चन था ये हमारा 54th क्वेश्चन था. ये क्वेश्चंस बेटा हमने आपको सिर्फ एन अवस्थी के करवाए हैं, वो क्वेश्चंस जो सिर्फ गैसियस लॉ से रिलेटेड है, PV इक्वल टू nRT से. अभी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे किससे रिलेटेड, जैसे डेल्टन्स लॉ ऑफ गैसियस, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हो गया, ग्राहम्स लॉ हो गया, वेन डर वाल इक्वेशन हो गई. तो स्टे ट्यून्ड टू केमिस्ट्री का सागर बाय सागर बरजातिया. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में.